राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज देश के संविधान निर्माता, पहले कानून मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब आज भी दलित उत्थान और शिक्षा के समर्थन के लिए पूरे भारत में ज्योतिपुंज के रूप में जाने जाते हैं। 1891 में जन्मे अंबेडकर ने ब्रिटिश भारत में जातिगत भेदभाव के बीच बहुत मुश्किल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जिसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। क्रमशः 1927 और 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 1920 के दशक में किसी भी संस्थान में ऐसा करने वाले मुट्ठी भर भारतीय छात्रों में से एक थे। उन्होंने ग्रेज इन लंदन में कानून का प्रशिक्षण भी लिया। अपने शुरुआती करियर में वह एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे, जिसके पश्चात वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अभियान और वार्ता में शामिल हो गए और उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन, दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत करने और भारत की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1956 में उन्होंने दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया और उसी वर्ष 6 दिसंबर को उन्होंने अंतिम श्वास ली। मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अंबेडकर को प्रदान किया गया। आज जय भीम संबोधन उनके सम्मान में उनके अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस अवसर पर संसद में आयोजित एक कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य गणमान्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से शत शत नमन। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। ये संस्थान अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेंगे और बड़े समुदाय के लिए सस्ती आयुष सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का विवरण भी दिया, जो पंजिम गोवा में वैश्विक स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति की वैज्ञानिकता का प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई के साथ आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और आयुष मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आप सबको मालूम है, हमारे देश की अति श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबको मालूम है, देशवासियों को भी मालूम है कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आयुष सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर एक विशेष लोकप्रियता हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाए और विभाग से मंत्रालय उन्होंने स्थापना की और बजट की 6 गुना बढ़ाया गया है और अलग अलग व्यवस्था पिछले 8 साल के अंदर खड़ा किए गए हैं, जिसके वजह से आज आयुष सेक्टर जाग उठा है। हमारी ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो विज्ञान, आज इस चिकित्सा पद्धति पर लोगों का विश्वास 2 गुना बढ़ चुका है और कोविड-19 पेंडेमिक की कालखंड में आयुष सेक्टर के द्वारा मानव समाज को जो सेवा की गई है, इस सेवा के जरिए आज मानव समाज को ये विश्वास होने लगा है कि आयुष की उत्पादित की जो औषधियाँ है, इससे हमें अलग अलग बीमारों से, रोगों से हमें राहत मिल सकता है। आप जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गोवा में लोकार्पण होने जा रहा है और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का सैटेलाइट इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में या हमारे नरेला में दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
यूनानी मेडिसिन की गाजियाबाद में तीनों सैटेलाइट इंस्टीट्यूट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण अगली 11 दिसंबर को हमारी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की वैलिडिटी सेशन की समय पे ही उसको लोकार्पण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी नव दीक्षित डॉक्टरों को शुभकामना देते हुए कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि लीवर और बाइलरी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रसिद्ध है और आप सभी यहां से शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आशा जताई कि ILBS जैसे और भी संस्थान देश में स्थापित होंगे। आज इस दीक्षांत समारोह में मैं उन सभी उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जो यकृत एवं पित्त पर, लीवर पर जिन्होंने एक प्रतिष्ठा बनाई है, देश के अंदर बनाई है, विश्व के अंदर प्रतिष्ठा बनाई है। आज उस संस्थान से आप अध्ययन, शोध और क्लिनिक रूप से भी, उपचार भी की एक प्रशिक्षण शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप देश और राष्ट्र की सेवा के लिए निकले हैं। आज आपके माता पिता और वो सभी डीन, शिक्षक जिन्होंने आपको शिक्षा दी, वह भी अति प्रसन्न है कि आपने एक ऐसे विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की है जिसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। लीवर प्रत्यारोपण हो या लीवर की संबंधी बीमारी हो, इसके लिए इस संस्थान की प्रतिष्ठा भारत के गांव ढानी शहर तक है। और मुझे खुशी है कि इस संस्थान के डायरेक्टर SK सरीन जी ने, जो केवल बीमारी होने के बाद इलाज नहीं करते, वो लीवर की संबंधित, हेपेटाइटिस की संबंधित बीमारियों के रोकथाम के लिए, उसकी जागरूकता के लिए, जन जन तक किस तरीके से हम हेपेटाइटिस को रोक सकते हैं, लीवर की संबंधित बीमारियों को रोक सकते हैं, एक बड़े समर्पण के साथ काम करते हैं। और हमें खुशी है कि हमारे बीच में जिन्होंने एक ऐसे साइंटिस्ट के रूप में भारत का नाम पूरे विश्व में किया है, जिन्होंने WHO के अंदर अपने रिसर्च से, अपने शोध से एक ख्याति प्राप्त की है, वह श्रीमती शोमा स्वामीनाथन भी हमारे बीच में है। और इसी तरीके से लीवर ट्रांसप्लांट के रूप में, सर्जन के रूप में मोहम्मद रेला जी का नाम पूरे देश में प्रतिष्ठा के रूप में लिया जाता है। मुझे आशा है कि ये संस्थान ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे संस्थान देश में और बनेंगे और बीमारी होने के पहले, होने के कारण, उसके लिए डॉक्टर सरीन जैसे प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। मतलब कई बार मुझे व्यक्तिगत केवल एक ही काम के लिए मिले कि किस तरीके से देश की जितनी भी डेमोक्रेटिक संस्था हैं, वहां तक लीवर की संबंधी बीमारियां होने के कारण इन सब की समझ जनप्रतिनिधि हो जाए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक संदेश पहुंच जाए, तो हम लीवर की होने वाली बीमारियों को काफी रोक सकते हैं। अगर हो भी जाए तो उसको कहीं अछूत न समझे, इसके लिए उनका अभियान सार्थक है और उसके बेहतर परिणाम एक दिन आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पण के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होती है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम गौरव और गरिमा के साथ लिया जाता है। बाबा साहब ने सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद देश के पिछड़ों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पंच तीर्थ योजना की भी चर्चा की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रदेश शासन की ओर से इस महामानव, जिनके कारण आज दुनिया के हर वह वंचित, दवा कुशला व्यक्ति एक नया प्रकाश और नई प्रेरणा प्राप्त करता है, ऐसे महामानव
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़े गौरव और गरिमा के साथ लेंगे। जब भी दबे कुचले और वंचित लोगों को अपने न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना होगा तो बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और यह भारत के लिए गौरव की बात है कि सामाजिक तमाम प्रकार के बंधनों के बावजूद न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को दबे कुचले वंचित तबके के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे स्वतंत्र भारत के न्याय मंत्री बने। विधि और न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और उनके द्वारा जो डायरेक्शन उस कालखंड में दिए गए थे वह भी आज भी वह उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जो 1940 और 50 के दशक में जिनकी प्रासंगिकता और जिनकी आवश्यकता थी। हम सब इस बारे में गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव का जन्म होता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज और राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जो 5 प्रमुख स्थल हैं उन्हें पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मऊ छावनी मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था वहां पर भव्य स्मारक का निर्माण हो। दिल्ली में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया था वहां पर एक भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक बनकर के तैयार हो गया है, जिस पर कार्य जो वर्तमान में लोगों की श्रद्धा का एक भव्य स्मारक बना हुआ है। अंबेडकर महासभा को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस अवसर पर फिर से नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र और रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी उपस्थित रही।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभ के लिए एक संपूर्ण व्यवस्था है, जहां केवल रोगी होने पर ही नहीं अपितु आम स्थिति में भी रोग से बचाव का पूर्ण प्रयास किया जाता है। कोविड के बाद आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में अब फिर से बज रहा है। हमारे यहाँ कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। सब धर्मों का पालन करने का साधन क्या? शरीर ही है। धर्म मतलब कर्तव्य भी है। नैव आत्मा बलहीने लभ्या। शरीर में ताकत नहीं है तो ना आत्मा मिलेंगे ना परमात्मा मिलेंगे। और अपने आप केवल ये नहीं कहा कि बीमार हो जाओ तब इलाज करो। आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, गांव में हम लोग रहते थे तो बरसात के समय सफेद वो जो कुमड़ा होता था ना, भूरा हमारे गांव में कहते थे। हमारी दादी माँ उससे चूरण बनवाया करती थी। फकी कहते थे, घर पे ही बनाते थे। पता नहीं उसको काट के अंदर भरते थे, कौन कौन सी चीजें डालते थे, और फिर कहते थे सर्दी के दिनों में गर्म पानी से 1 चम्मच इसको फाँक लो। हम लोग फाँक इसको कहते थे फकी। तो वही फाँकते थे, बनता था घर घर। ये आयुर्वेद। बीमार होने से हम बचे कैसे? और इसलिए अच्छा, फिर आयुर्वेद की दवा खाने में मजा आ जाता था। एलोपैथी वाले तो कड़वी देते हैं, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम बीमार होते थे तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी भेजते थे वैद्य लक्ष्मी नारायण से पास के गांव में। वो आते थे और बढ़िया बढ़िया चूर्ण देते थे और दवाई भी देते थे। तो कहते थे पुड़िया खोलो, डालो, इसको शहद मिलाओ और शहद में मिला के चाटो। तो कई बार लगता था और थोड़ी मिल जाए तो वो भी चाट लें। तो चाटने में अलग आनंद आता था। और कई बार वो ऐसी भी देते थे कि ये दाल में मिला के खा जाओ। तो दवाई की दवाई और स्वाद का स्वाद। अच्छा, फिर मैं किसी विधा का विरोधी नहीं। एलोपैथी की अपनी उपयोगिता है। सर्जरी जैसे मामले में, हालांकि अपने आप ही सर्जन कितने बरस पहले हुए आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद एक संपूर्ण विधा है। अब वैद्य जी तो नाड़ी देखते थे, कफ पित्त बात बराबर है कि नहीं, कैसी चल रही, उससे ही पहचान लेते थे। दोनों की अपनी विशेषता, में किसी विधा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद की महत्ता आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आप ये संकल्प आज लीजिए ताकि हम कल दुनिया को दिखा सकें कि संपूर्ण स्वास्थ्य अगर कहीं है तो आयुर्वेद और योग के माध्यम से है। मुझे लगता है अपनी इन विधाओं को हमको स्थापित करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। और वो जवाबदारी आज मध्य प्रदेश में आपके संस्थान को है, मैं दे रहा हूं। आप इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड निरीक्षण, स्मारिका विमोचन और होमगार्ड जवानों के लिए बनाए गए पहल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स को सबसे पहले बधाई दी। राज्य की कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए होमगार्ड्स के कार्य की प्रशंसा भी की। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा होमगार्ड्स के लिए किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा की। मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी जवानों के हौसलों को भी नमन करता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष मैं गत वर्ष भी आया था, इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। एक सैनिक का पुत्र होने के नाते अपने पूज्य पिताजी के साथ भी अक्सर मैं ऐसी परेड में देखने जाया करता था। उन बचपन दिनों की याद
यहाँ पर ताजा हुई। आज की इस परेड में जवानों द्वारा, जो आज मुझे केवल खुराना जी ने बताया कि पहली बार ये मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया, वह अत्यंत ही मंत्रमुग्ध था। और यह भी मुझे बताया गया कि मात्र 12 दिनों की प्रैक्टिस में उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से अपने कर्तव्य हम सबके सामने दिखाए। आप सभी जवान हमारे सहयोगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आपका योगदान अमूल्य है, जिसकी कोई भी मूल्य उसका दिया नहीं जा सकता। मैंने स्वयं होमगार्ड्स के जवानों को कड़ी धूप में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए देखा है। मैं आपके इस हौसले को, आपके इस जज्बे को बहुत सलाम करता हूं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपको हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर है। हाल ही में हमने होमगार्ड्स के जवानों के SLR प्रशिक्षण हेतु 10,000 कारतूस भी क्रय किए हैं। आपके कोरस में और अधिक वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं इससे हमें आपकी सेवाओं को अशांति काल में भी और अधिक करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही हमारी सरकार ने आपकी सुविधा के लिए छोटे हथियारों जैसे पिस्टल आदि के क्रय किए जाने हेतु भी पिछले दिनों स्वीकृति प्रदान कर दी है। अंत में एक बार आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि हमारी सरकार जो विकल्प रही संकल्प के आधार पर लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, पूरे राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबकी भी जो उत्तराखंड राज्य का नया संकल्प हमने लिया है, उस नए संकल्प में आप सबकी बहुत बड़ी भागीदारी है, आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमने हर विभाग से ये अपेक्षा की है कि 2025 जब हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, 25 साल जब हम पूरे कर रहे होंगे, उसमें सभी विभाग अपना अपना एक रोड मैप बनाएंगे, अपने विभाग का प्रस्तुतिकरण करे, आगे आने वाली योजनाओं को प्रस्तावित करे और 2025 में वो योजनाएं पूरी हो, उसके लिए काम करें। मैं ये आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि हमारे होमगार्ड्स के अधिकारीगण, हमारे जवानगण, सभी लोग मिलकर राज्य के निरंतर विकास में अपना योगदान देंगे। देश के संविधान निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पण के पश्चात मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के सकारात्मक प्रदर्शन पर भी मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की। आज बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी है। उनका जीवन पूरा संघर्ष भरा हुआ है और पूरा जीवन उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया। उनका सपना था कि इस देश के अंदर जो आखिरी आदमी है उस तक सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने शिक्षा पे दिया। उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारी सरकार में हम सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भी मानना है, जैसे बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि अगर हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो गरीबी भी दूर होगी और समाज में बराबरी भी होगी और सब लोगों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं इस अवसर पे उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का,
तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस द्वारा 9 दिसंबर को एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह ने इस प्रदर्शन के माध्यम से किसानों के मुद्दों को देश की राजनीति में केंद्र में रखने की बात की। साथ ही पार्टी ने किसान आंदोलन के समय वादा किए जाने के बावजूद किसानों की मांगे सरकार द्वारा पूरी नहीं करने का भी आरोप लगाया। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस 9 दिसंबर दिन शुक्रवार को जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रही है, क्योंकि जो इस वक्त देश के किसानों के और खेत मजदूरों के हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं। जितनी भी नीतियां बनाई मोदी साहब की सरकार ने पिछले 8 साल में, वो सब उनके खिलाफ जा रही हैं और सारी नीतियां कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए जा रही हैं। इसलिए उनकी बात इस देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में सेंटर स्टेज में रखने के लिए हमने ये प्रदर्शन जो है वो तय किया है। उसमें हज़ारों की तादाद में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के जो हमारे सारी स्टेट्स के यूनिट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की कांग्रेस की, उनको भी हमने निमंत्रित किया है। उम्मीद करते हैं कि वो सब भी उस प्रोटेस्ट में आएंगे। इस प्रोटेस्ट के पहले हमने एक चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें हमने 15 पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर किसान और मजदूर जो है वो पिस रहा है। और आपको याद है कि किस तरह पिछले साल और 2020 में इस देश में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन उठा दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, और उस आंदोलन में लाखों की तादाद में सारे देश से किसान और खेत मजदूर वो लगभग 1.25 साल जो थे वो उसी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर नीचे बैठे रहे। लगभग 600 से 700 किसान उनकी जान भी गई इस आंदोलन में। और जब वो आंदोलन ख़त्म किया गया, जब बीजेपी की सरकार ने पिछले साल 2021 में, तो उन्होंने उनसे वादा किया कि जो भी आपकी 4-5 प्रमुख मांगे हैं वो हम उन सारी मांगों को मानते हैं और इन सब मांगों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े देश के, इतने बड़े लेवल के एक पॉलिटिकल नेता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, 1.25 साल बीत जाने के बाद भी जो उनकी मेन इश्यूज थे वो सारे आज भी उन पर कोई चर्चा नहीं है। ना सिर्फ चर्चा नहीं, उल्टा उनको गलत तरीके से उनके खिलाफ लागू किया जा रहा है। ये सारे मसलों को लेकर हमने 9 दिसंबर को जो जंतर मंतर में प्रोग्राम रखा है, उस पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन है, वी वांट के इस देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी बात भी कोई हो, जो किसान है, खेत मजदूर, उसकी भी बात करे। आज सारा देश हाईवेज बनने के पीछे लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कमर्शियल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं शहरों में, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स बन रहे हैं कमर्शियल, बहुत बड़े बड़े सिनेमा घर बन रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए गांव में कुछ नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि पुरानी कहावत थी हमारी इंडिया में, उत्तम खेती, मध्य व्यापार, निखिद्ध नौकरी, एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग इज it's the only profession where there is no corruption at all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भारत मध्य एशिया बैठक में अजीत डोभाल ने कहा, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना प्राथमिकता होनी चाहिए। परिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर कई सालों से चल रही आपसी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम से मिलेगी राहत। देश की पहली 8 लेन सड़क सुरंग पर काम शुरू, 3 नेशनल हाईवे को जोड़ेगी। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, 15 दिसंबर से एक्सप्रेसवे पर भारी वाहन 60 किलोमीटर और हल्के वाहन 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगे। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने आप पर साधा निशाना, कहा सांस लेना हो गया मुश्किल। पंजाब के अंबाला में नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बीसीसीआई का एक और बड़ा कदम, रणजी ट्रॉफी में महिला एम्पायरों को शामिल करने की तैयारी।
हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।